दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों अपन ने ग्रेजुएशन की इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट कर रखा है और पिछले वीडियो में अपन ने सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम, जो कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थेवेनिन थ्योरम, उसको अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्टन थ्योरम को। नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों थ्योरमों से ये अपने एग्जाम में क्वेश्चन, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन, गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी थ्योरम कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट नॉर्टन और थेवेनिन में बस एक ही डिफरेंस है कि वहाँ अपन ने सारे वोल्टेज सोर्स लगाए थे, यहाँ अपन करंट सोर्स लगाएंगे और सारे करंट सोर्स के पैरेलल में क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस और लोड इम्पीडेंस जो है वो है। इन दोनों थ्योरमों में बस एक ही अंतर है कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको अपन करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे और वहाँ जो प्रतिबाधा अपन श्रेणी क्रम में लगा रहे थे उस प्रतिबाधा को यहाँ अपन कौन से क्रम में लगा देंगे दोस्तों, समांतर क्रम में लगा देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, किसी सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो स्टेटमेंट क्या है, एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट, एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट any complex circuit can be substituted या can be reduced by single current source IN। करंट सोर्स I का मतलब है करंट और N का मतलब है दोस्तों नॉर्टन, IN एंड सिंगल इम्पीडेंस ZN और कनेक्टेड किस क्रम में जोड़ेंगे, अभी मैंने बताया है कनेक्टेड इन पैरेलल, कि कितने भी वोल्टेज सोर्स लगा दो, सारे के सारे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को अपन एक करंट सोर्स से, और जितने भी इंपीडेंस होंगी उन सारी इंपीडेंस को अपन क्या लगा देंगे, उसके पैरेलल में लगा देंगे। ये तो अपना नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन जब इनको अपन लगाएंगे, रिड्यूस करेंगे सर्किट को, तब बाकी क्या पोजीशन होंगी, तो वेयर ZN इज इक्विवेलेंट, ZN इज इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इम्पीडेंस बिटवीन लोड रेजिस्टेंस या लोड टर्मिनल्स, between load terminals keeping them open while all the energy sources are replaced by their internal impedance। इंटरनल इंपीडेंस से अपन को उनको रिमूव कर देना है। देखिए सर्किट डायग्राम के हिसाब से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके आगे अपन ने 100 ओम लगा दिया। इसको अपन लोड मान लेते हैं, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, और यहाँ एक बैटरी लगा दें अपन 10 वोल्ट की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपन ने लगा दिया 20 ओम, ये प्लस माइनस, ठीक है भाई, ये 10 वोल्ट की बैटरी। तो एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट, बहुत सारे इसमें एलिमेंट लगे हुए हैं,
एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी सब्सटीट्यूटेड या कैन बी रिड्यूस्ड बाय सिंगल करंट सोर्स, यानी जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको अपन करंट सोर्स में बदलेंगे, और जितने भी ये इम्पीडेंस लगी हुई हैं उनको अपन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस में बदलेंगे, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, भाई लोड को तो अपन ओपन रख रहे हैं, लोड टर्मिनल्स कीपिंग देम ओपन, ठीक है। तो इतना इतना जो ये सर्किट है, इतना इतना सर्किट है, इसको अपन किस में रिप्लेस कर देंगे दोस्तों, भाई ये तो लोड रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा कि ये तो करंट सोर्स दैट इज IN नॉर्टन इक्विवेलेंट, और ये इंपीडेंस लग गई इसके पैरेलल में, इसको अपन क्या कहेंगे ZN या Z इक्विवेलेंट, और बाकी ये अपना A टर्मिनल और ये दोस्तों क्या है B टर्मिनल, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है 100 ओम लगा हुआ है, इतना लगा हुआ है 100 ओम, ठीक है, A और B। तो इस इतने इतने को अपन क्या कहेंगे दोस्तों नॉर्टन इक्विवेलेंट कहेंगे, यानी इस सर्किट का ये क्या है दोस्तों नॉर्टन इक्विवेलेंट है, क्या है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। ये अपनी थ्योरम है, ये इसका स्टेटमेंट है, ये डायग्राम है, और इस डायग्राम को अपन किस में रिड्यूस कर रहे हैं, इसमें रिड्यूस कर रहे हैं। समझ गए कि एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी सिचुएटेड, कैन बी सब्सटीट्यूटेड, यानी रिप्लेस कर रहे हैं, या कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल करंट सोर्स IN एंड सिंगल इंपीडेंस ZN कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, वेयर ZN इज इक्विवेलेंट impedance between load terminals keeping them open while all the energy sources are replaced by their internal impedance। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स का जब अपन इंटरनल रेजिस्टेंस करेंगे तो इसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है या इंपीडेंस इक्वल्स टू 0, और यदि करंट सोर्स अपने पास में यहाँ होगा तो करंट सोर्स की कितनी होती है दोस्तों अनंत होती है इंपीडेंस, RS टेंस टू अनंत। अनंत का मतलब क्या है ओपन सर्किट, और 0 का मतलब क्या है दोस्तों शॉर्ट सर्किट ये होता है। समझ में आ गई। अब अपन कैसे कैलकुलेट ZN को कैसे कैलकुलेट करेंगे और IN को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन चर्चा करते हैं। यहाँ इसको आप Z1, Z2 और Z3 भी लिख सकते हो, ठीक है, वैसे भी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन समझ में आ गया, स्टेटमेंट को मैं उठा रहा हूँ, अपन कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ZN। बहुत आसान है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसका स्टेटमेंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, और स्टेटमेंट को आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि करंट सोर्स होगा और करंट सोर्स के पैरेलल में क्या होगा एक इंपीडेंस होगी, ठीक है। तो अपन एक सर्किट में बना रहा हूं और अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ ZN। कैलकुलेशन ऑफ ZN, Z का मतलब है इंपीडेंस और N का मतलब क्या है दोस्तों नॉर्टन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ZN की कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज सोर्स है उसको अपन किस से रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखिए ये शॉर्ट कर दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया इसको पूरे को, और ये 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। फिर इसके आगे क्या लगा हुआ है 30 ओम, इसके आगे क्या लगा हुआ है ये, ठीक है 20 ओम, और इसके आगे ये A और ये क्या हो गया B। लोड रेजिस्टेंस को अपन ने खुला रख दिया, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस को अपन ने खुला रख दिया तो यहाँ से इसको अपन Z1 माने, ठीक है भाई, इसको अपन Z2 माने और इसको अपन Z3 माने, तो ZN क्या हो गया। अब क्या है A और B के बीच में मेजरेबल क्या है इंपीडेंस है, तो ZN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से अपन देखना स्टार्ट करेंगे तो ये Z3, और Z3 से जैसे अपन करेंगे तो ये Z1 और Z2 कौन से कॉम्बिनेशन में है पैरेलल में, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ में क्या आ जाएगा सीरीज में। तो ZN इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों ZN इक्वल्स टू Z3 प्लस Z1 Z2 बटे Z1 प्लस Z2, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर लो, या आपको दे रखा है Z1 Z2, तो यहाँ से ये क्या हो गया ZN आ गया, यानी ZN इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ IN। I का मतलब क्या है करंट सोर्स, और उसको अपन कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन कब, जब IN की जब कैलकुलेशन अपन करेंगे तो जो लोड रेजिस्टेंस है जो अपन को दे रखा है
उसको अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। कैसे कि जैसे ये देखिए, इसमें वोल्टेज सोर्स को लागू शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, सेम टू सेम 10 ओम, ये अपना 30 ओम, ये 20 ओम। और अब अपन को काय से लोड रेजिस्टेंस ये है ए बी, तो ये अपन ने ए बी को क्या कर दिया दोस्तों, शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया, ए बी को अपन ने शॉर्ट कर दिया। और इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, आई एन होगी। यानी लोड को शॉर्ट सर्किट करने के बाद में लोड के अंदर से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, नॉर्टन करंट कहेंगे, ठीक है। और यहां से चाहे आप नोडल लगा लो, चाहे कोई सा भी रूल लगा के, ये Z1, ये Z2 और ये क्या हो गया Z3, कोई सा भी नियम लगाकर, कोई सा भी रूल लगाकर, जैसे यहाँ है ये, इसको आप क्या मान लो, बी मान लो, वी बी इक्वल्स टू, इसको जीरो रेफरेंस नोड मान लो, इसको वी ए मान लो, वी ए कैलकुलेट कर लो और आई एन की वैल्यू कैलकुलेट आपके पास में हो जाएगी, ठीक है। तो आई एन क्या है, आई एन इज शॉर्ट सर्किट, आई एन इज शॉर्ट सर्किट करंट through the load terminals, ये आई एन। इस हिसाब से अपन को ये करना है, ठीक है। समझ में आ गया कि ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दे दिया, इसमें Z1 Z2 Z3 करोगे तो उस हिसाब से आ जाएगी अपनी नॉर्टन थ्योरम। और ऐसे आप कर रहे हो तो इसमें से आप नोडल लगा सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक अपन ने बताई थी। अभी अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी अच्छे से अपन को क्या हो जाएगी, चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। समझ में आ गई कि Zn कैलकुलेट करना है, In कैलकुलेट करना है। और In Zn कब करोगे, जब जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं उनको उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से आप रिप्लेस कर दोगे और फिर इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लोगे। इसको यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो कि भाई ये ए टर्मिनल है, ए से क्या जुड़ा हुआ है, 30 ओम जुड़ा हुआ है या Z3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और Z3 के बाद में क्या रहा है, ये एक रास्ता आया, रास्ते पे एक ये चला गया, ये क्या हो गया Z1 हो गया। दूसरे रास्ते पे देखिए ये क्या हो गया, Z2 हो गया। दो रास्ते हो गए, फिर ये दोनों रास्ते आपस में क्या हुए, मिल रहे हैं और फिर दोनों का मिलान बिंदु किस पे, बी पे है। तो इससे ये करोगे तो ये आ गया, ये Z3 और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ में क्या आ जाएगा, सीरीज में आएगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये क्या हो गया, नोडल रेफरेंस नोड होगी, रेफरेंस नोड होगी, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसमें से, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लोगे, वी की वैल्यू निकाल लोगे। वी की वैल्यू निकालने के बाद में इसमें फ्लो होने वाली करंट निकाल लोगे, इसमें फ्लो होने वाली करंट निकालोगे। अपन को तो आई एन ही तो चाहिए, बाकी तो मतलब ही नहीं है अपन को तो, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब आपके पास में क्या आ जाएगा, आई एन आ जाएगा। आई एन आ गया, जेड एन आ गया, तो आई एन की जगह ये हो गया, जेड एन की जगह ये हो गया और ये क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिससे अपन को ये अपनी नॉर्टन थ्योरम जो है वो समझ में आ जाएगी। देखिए इसी न्यूमेरिकल को अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर लोड रेजिस्टेंस 100 ओम। और अपन को डायग्राम क्या दे रखा है, 100 ओम डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन अपन के पास में यही है। क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, अपन इसी का नॉर्टन इक्विवेलेंट बना रहे हैं। क्वेश्चन ये रहा अपने पास में, ठीक है। ये अपने पास में डायग्राम है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक। 10 ओम है, 30 ओम है, 20 ओम है, 100 ओम है। तो इस 100 ओम को अपन को क्या मानना है, लोड रेजिस्टेंस मानना है। एक बार तो एक बार अपन 20 ओम को भी लोड रेजिस्टेंस मानेंगे, दोनों तरफ से अपन कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ जेड एन, जेड नॉर्टन या जेड इक्विवेलेंट, जो भी आप नॉर्टन थ्योरम लगा रहे हो, जो भी आप इसको मानो, कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, लोड क्या है, 100 ओम है, लोड को हटा देंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट कर दिया, लोड को हटा दिया,
तो ये अपने पास में क्या आ गया भाई 10 ओम, फिर ये क्या आ गया भाई 30 ओम, ठीक है, और यहाँ से Z2 कितना आ गया भाई 20 ओम, और ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है, और इन टर्मिनल्स पे मेजर जो इम्पिडेंस है वो क्या है ZN है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने रास्ते बताए आपको, A से स्टार्ट हो गए, A से B ये रास्ता, फिर ये दोनों, तो इस 30 ओम के साथ में ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो क्या हो गया ZN क्या हो गया दोस्तों, देखिए ZN 30 प्लस 10 गुणा 20 बटे 10 प्लस 20, यानी Z1 1/Z बराबर 1/Z1 प्लस 1/Z2, उनका उल्टा कर लेंगे, उसके साथ में जोड़ देंगे इसको, तो ये अपने पास में आ गया 30 प्लस 200 बटे 30, 0 से 0 कट गया, और ये अपने पास में आ गया 3 3 90 20 110, तो 110 बटे क्या आ गया 3 ओम आ गया, ये तो अपने पास में क्या आ गया ZN आ गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अपने ZN को तो कैलकुलेट कर लिया, अब अपन कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ IN को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए IN को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो IN में क्या करेंगे भाई 100 ओम की इक्विवेलेंट मेजर कर रहे हैं, तो इसको अपन शॉर्ट कर देंगे, तो बाकी देखो ऐसा कैसा, ये बैटरी ये 10 ओम, ये 30 ओम, और ये इसको अपन ने शॉर्ट कर दिया। अब की बार देखिए इसको शॉर्ट कर देता हूँ, तो इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो क्या है IN है, IN की वैल्यू अपन को निकालनी, 20 हो गया 30 हो गया, और ये क्या हो गया 20 ओम। सबसे पहले नोडल एनालिसिस से इसको सोल्व कर लेते हैं, नोडल एनालिसिस लगा दो या जंक्शन एनालिसिस लगा दो, जैसे जोन सा भी आपको चीज़ समझो वो कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है। तो यूजिंग नोडल एनालिसिस, सबसे पहले नोडल एनालिसिस में अपन क्या करते थे कि सबसे पहले अपन नोड को डिसाइड करेंगे कि भाई कितनी नोड है, ठीक है, तो एक तो ये रही और एक ये रही, फिर अपन रेफरेंस नोड लेते हैं, तो रेफरेंस नोड में क्या हो गया कि ये B, ये A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया, और इस VB को अपन ने क्या मान लिया 0 मान लिया। अब अपनी शॉर्ट ट्रिक अपन लगा रहे हैं यूजिंग नोडल एनालिसिस, शॉर्ट ट्रिक अपन ने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया है। शॉर्ट ट्रिक A को अपन मान रहे हैं, तो A से सारी करंट जनरेट हो रही है, अपन ऐसा मान रहे हैं, तो ये क्या हो गया VA माइनस 10 बटे कितना ओम 10 ओम लगा हुआ है, प्लस VA माइनस 0 बटे कितना हो गया 20, प्लस VA यहाँ से देखिए VA माइनस 0 बटे कितना हो गया 30 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे तो VA अपॉन 10 माइनस 1 प्लस VA अपॉन 20 प्लस VA अपॉन 30 बराबर 0। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 60, ठीक है, एलसीएम इसका आ गया 60 आ गया, तो ये कितना होगा 6, यहाँ से करेंगे तो 6 VA, ठीक है, माइनस 1 को तो यहाँ लिख लेता हूँ 6 VA प्लस 3 VA 20 60 और प्लस 2 VA बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। इसको इधर पक्षानंदन कर दो, इसको वजन गुणा कर दो, तो 6 3 9 10 VA बराबर क्या आ गया 10 VA, 10 VA बराबर क्या आ गया दोस्तों 60, तो VA बराबर कितना आ गया, VA बराबर अपने पास में क्या आ गया 6 3 9 2 11 हो गई, 11 VA बराबर 60 इंप्लाइज दैट VA बराबर क्या आ गया 60/11, ये अपने पास में आ गया। अब अपन को चाहिए क्या IN चाहिए, तो IN निकालने का वही तरीका अपने पास, तो देखिए यहाँ VA आ गया कितना, VA आ गया 60/11 वोल्ट, ठीक है, तो ये A है ये B है तो ये IN है, तो IN अपन कैसे निकाल लेंगे, देखिए ऊपर से मिटा दे रहा हूं, IN क्या हो गया दोस्तों अपने लिए, IN बराबर IN VA माइनस 0 बटे 30, VA कितना है भाई 60/11, तो 60/11 और गुणा कितना आ गया 30 यानी 2/11 एम्पियर, ठीक है। तो अपना नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या बन गया दोस्तों, यहाँ अपन IN बराबर क्या लिख देंगे
2/11 एम्पियर। जेड इक्विवेलेंट कितना आ गया, जेड एन 110/3, यानी जेड एन बराबर क्या आ गया 110/3, और लोड रेजिस्टेंस अपना है ही। ये क्या हो गया, इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। समझ में आ गई बात, क्या बन गया, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। क्या बन गया दोस्तों, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ये इसका बन गया। समझ में आ गई बात। या आप करंट डिवीजन रूल से भी इसको आप सोल्व कर सकते हो। किससे, करंट डिवीजन रूल से भी दोस्तों आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को अपन क्या कर रहे हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ पर, Z2 पर। लोड अपन कौन सा ले रहे हैं, Z2 ले रहे हैं, और उसके बाद में इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट अपन बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समझ में आ गया, ये इसका इक्विवेलेंट आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन अपना यही है, बस अपन क्या कर रहे हैं कि लोड अब की बार यहाँ ए बी पे था, अब की बार लोड अपन कहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं। समझ गए बात, तो देखिए फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट फॉर 20 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ये है, सबसे पहला पॉइंट अपना तो वही कैलकुलेशन ऑफ जेड एन को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये अपना है। ठीक है, इसको क्या कर दें, इम्पीडेंस इंटरनल, तो ये लो शॉर्ट कर दिया, और ये अपने पास में 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब यहाँ मेजर कर रहे हैं तो इसको ओपन कर दिया, यहाँ मेजर करेंगे ए ओपन कर दिया। अब की बार अपन ए बी किसको मान रहे हैं दोस्तों, ए ये और बी ये लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ए और ये बी अपन ने ओपन कर दिया, ओपन करना ही है लोड रेजिस्टेंस को तो, और इस पे 30 ओम और इस पे क्या लग गया 100 ओम। ठीक है, सो गया। अब इसको अपन को इसके इक्विवेलेंट बनाना है। देखिए इक्विवेलेंट कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये ए ले लिया। ठीक है भाई, ए को ऐसे पकड़ के अपन करेंगे तो ए से 2 रास्ते जा रहे हैं। ऊपर एक रास्ते में क्या है 10 ओम, और दूसरे रास्ते में क्या है भाई 30 ओम। ये तो है ना, ए से एक रास्ता ये गया, एक ये रास्ता 30 ओम हो गया। ठीक है, फिर 30 ओम के आगे कौन सा ओम है 100 ओम, 100 ओम, और फिर 100 ओम कहाँ से 20 है, और ये डायरेक्ट 10 ओम किससे 20 है। ऐसे इनको जोड़ दिया और ये क्या गया, ये आ गया। यानी जेड एन, इनकी जेड एन अपन निकालें तो जेड एन का मतलब क्या है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो कितना हो गया 130 और 130 और 10 दोनों क्या है पैरेलल में, तो 10 गुणा 130/140, 10 + 130 हो गया। ठीक है भाई, तो क्या हो गया 1300/140, 0 से 0, तो कितना हो गया 130/14 हो गया, 130/14, यानी लगभग 9.2 ओम अपने पास में आ गया। क्या आ गया, जेड एन इक्विवेलेंट आ गया। क्या आ गया दोस्तों, जेड एन इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसके लिए, फॉर आई एन, करंट सोर्स के लिए अपन बात करें। करंट सोर्स का मतलब क्या है भाई, करंट सोर्स का मतलब क्या है कि जितने भी अपने पास में वोल्टेज सोर्स हैं उसको लगा दिया, और शॉर्ट किसको करेंगे, लोड वाले को शॉर्ट करेंगे। तो लोड वाले को शॉर्ट करेंगे तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये 10 ओम, ये 30 ओम, और ये 100 ओम, और यहां से इसको क्या कर दिया अपन ने, शॉर्ट कर दिया। इसमें फ्लो होने वाली करंट हो गई 100 ओम। ठीक है, अब यहां से अब ध्यान से देखिए कि ये सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, यहां से क्या हो गया, शॉर्ट है। तो शॉर्ट जब ये हो गया तो इससे आगे करंट जाएगी नहीं, यानी ये सर्किट अपने लिए क्या बेकार है, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया। यहां से देखिए, कहने का मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है 0, तो मैक्सिमम करंट इधर से फ्लो हो जाएगी, ऐसे ही फ्लो हो जाएगी, इधर करंट जा ही नहीं पाएगी। क्या होगी, मैक्सिमम करंट यहीं से फ्लो हो जाएगी, तो ये सर्किट ही बेकार हो गया।
तो I बराबर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, I बराबर V/R 10/10 बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो गया। क्या हो जाएगा, 10/10 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 एम्पियर हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गया, या आप नोडल रूल लगा के बना सकते हो। इसमें इस पे जंक्शन लग जाएगी क्या, नहीं लगेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट ही। या आप ऐसे करो कि इसको रेफरेंस पॉइंट मानो, रेफरेंस पॉइंट मानो, इसमें करंट ले कि भाई यहाँ से जो करंट आ रही है, यहाँ से जो करंट आ रही है, और फिर जो इसके अंदर या इधर से करंट आएगी, फिर दोनों उन करंट का डिफरेंस आएगा, वो क्या हो जाएगी, अपनी IN हो जाएगी। या इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं कि ये सर्किट शॉर्ट हो गया तो इसका रेजिस्टेंस जीरो तो मैक्सिमम करंट इसी से फ्लो होगी, आगे करंट जाएगी नहीं, तो I बराबर क्या हो गया, V/R हो गया। आगे वाला सर्किट क्या हो गया, इतना इतना ये बेकार हो गया, तो ये क्या हो गया, IN अपने पास में आ गया। तो IN बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर। IN तो अपने पास में क्या आ गया, 1 एम्पियर। और इम्पीडेंस अपने पास में क्या आ गई दोस्तों, इम्पीडेंस अपने पास में आ गई 9.2 ओम। और अपना लोड रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 ओम। कितना हो गया, 20 ओम हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 20 ओम हो गया। ये क्या हो गया, इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं। जहां भी आप लोगों को यदि समझ में नहीं आता है तो वहां आप मतलब कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता देना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दोनों है, करंट सोर्स भी है और वोल्टेज सोर्स भी। ये करंट सोर्स है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर का है, और इसमें 5 ओम बैटरी लगा दी, 10 वोल्ट, 4 ओम, 8 ओम, और इसे RL माना है। ये AB और ये क्या है, B टर्मिनल, ठीक है। इसका अपन को क्या बनाना है दोस्तों, नॉर्टन इक्विवेलेंट इसका बनाना है। क्या बनाना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट इसका बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ Zn। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ Zn। तो Zn में क्या करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको उनकी प्रतिबाधाओं इंटरनल रेजिस्टेंस द्वारा क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये करंट सोर्स है, और करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स की जो इंपीडेंस होती है वो कितनी होती है, अनंत। और अनंत का मतलब ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो हो गया भाई, ओपन हो गए 5 ओम, नीचे वाला भी क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। ये क्या है, इसको अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। और ये 4 ओम हो गया, और इसको भी अपन ओपन कर देंगे, ये A टर्मिनल, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, B टर्मिनल हो जाएगा। A भी हो गया, ये क्या हो गया, B टर्मिनल हो गया, हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब अपन Zn यहां मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए ये 4 ओम है, फिर करंट तो कोई है ही नहीं, साधन तो है ही नहीं, तो Zn बराबर सीधा सीधा क्या हो गया, यहां से कुछ है ही नहीं, यहां पर Zn बराबर सीधा सीधा क्या हो गया, 4 ओम हो गया। यदि यहां पर बैटरी लगी होती, दोस्तों ध्यान देंगे बात को, ये करंट सोर्स है, यहां यदि बैटरी लगी होती तो ये भी क्या हो जाता, शॉर्ट हो जाता। ये भी क्या हो जाता, यहां से शॉर्ट हो जाता। शॉर्ट हो जाता तो 4 ओम और 5 ओम दोनों क्या है, यहां भी करंट होती, यहां भी करंट होती, दोनों क्या हो जाते, तो ये भी शॉर्ट हो जाता शॉर्ट। समझ में आ गई बात। और इसका अपन क्या कैलकुलेट, Zn बराबर क्या था, तो भी क्या था, 4 ओम ही आता, तो भी कितना आ जाता, Zn इक्वल्स टू 4 ओम आ जाता, ठीक है। हाँ, Zn बराबर 4 ओम है। फिर है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्टन करंट के लिए, IN के लिए अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो IN का मतलब क्या है, जो लोड रेजिस्टेंस है उसके सर्किट को अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो कर दें शॉर्ट भाई, तो देखिए क्या हो जाएगा,
ये तो 6 एम्पियर है ही, 5 ओम, 4 ओम, और इसको अपन ने शॉर्ट कर दिया और यहाँ ये बैटरी लगी हुई 10 वोल्ट की बैटरी अपने पास में लग गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि ये है तो इसमें अपन को करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट की वैल्यू यदि अपन ने निकालें तो नोडल एनालिसिस से निकाल लें। सबसे पहले अपन ने चूज किया ये ए है, ये बी है, ये तो लो ए, और ये क्या हो गया बी। फिर रेफरेंस पॉइंट अपन ने चूज किया तो वी बी बराबर ये क्या हो गया 0। अब अपन को तो क्या है, अब देखिए ये वी वी 0 है तो ये नोडल अपन रूल लगाएं, सीधा सीधा लगाएं। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, वी बी बराबर अपन 0 माने तो ये क्या हो गया 0, ये 10, और जितना ये है उतना ये क्या हो गया 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो आई एन अपन लगाएं तो आई एन क्या है, आई एन बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 0 और बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर 10 बटे 4 बराबर कितना हो गया 2.5 एम्पियर। क्या हो जाएगा 2/5 एम्पियर। या आप ये देखिए कि ये क्या है, सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट है। यहाँ से देखिए शॉर्ट सर्किट है तो I = V/R से भी सीधा सीधा 10/4, क्योंकि जितना वोल्टेज है उतना ही अक्रॉस इसके है, ये दोनों पैरेलल में है। तो 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप 4 ओम पर होगा वही क्या है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर होगा तो I = क्या हो जाएगा VR। या अपन ने क्या लगा दिया, नोडल लगा दिया, नोडल से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या आ गया दोस्तों, इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट आ गया कि ये 2.5 एम्पियर की तो क्या हो गई करंट हो गई। ठीक है, और इस पे जो इम्पीडेंस आई जो पैरेलल में अपन लगा रहे हैं वो कितनी आ गई 4 ओम आ गई, और जो अपना लोड रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 8 ओम, और इसे अपन क्या कहेंगे लोड रेजिस्टेंस, इसको अपन कह देंगे। ये क्या हो गया, इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट दोस्तों हो गया है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको नॉर्टन थ्योरम है वो एक्सप्लेन हो गई होगी कि भाई नॉर्टन थ्योरम किस हिसाब से है। ठीक है ना, फिर भी यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे, इसके स्टेटमेंट को अपन याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट थ्योरम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका स्टेटमेंट अपन डिस्कस करते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम सबसे पहले तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो अपन इम्पीडेंस लेते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम में वो बाइलेटरल द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे बात को, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बहुत से बच्चे इसको कहते हैं कि भाई आती नहीं है, और इसमें किसका यूज किया जाता है बाइलेटरल इंपीडेंस का। याद रखेंगे बाइलेटरल इंपीडेंस कौन सी, कि जिनमें धारा की दिशा यदि अपन उलट दें तो उनका मान भी क्या हो जाता है परिवर्तित। द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं होती है ना, कि जैसे रेजिस्टेंस में से प्रवाहित होने वाली धारा यह है, यदि धारा की दिशा अपन उलट जाएं फिर भी उनके मान में परिवर्तन नहीं होता, तो वो प्रतिबाधाएं कैसी होती हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं होती हैं। और जिनमें परिवर्तन होता है उनकी लेटरल होती नहीं है, जैसे डायोड है उसमें नहीं होती है। तो यहाँ बाइलेटरल इंपीडेंस का प्रयोग किया जाता है। कहती क्या है थ्योरम, क्या कहती है कि जैसे मान लो एक सर्किट है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, V वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। ध्यान से देख करेंगे अपन, ये एक रेजिस्टेंस है R1 या Z1 मान लो, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसको अपन R3 मान लेते हैं, इसको अपन R2 मान लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने मान लो Z1 Z2 Z3 भी मान सकते हो। ठीक है भाई, अब यहां देखिए इसमें दो लूप है, एक तो ये फर्स्ट और ये सेकंड लूप बन रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले लूप में तो वोल्टेज बैटरी लगी हुई है, यानी जनरेटर लगा हुआ है जो वोल्टेज को जनरेट करेगा, यानी एनर्जी सोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है एनर्जी सोर्स। अब इसी डायग्राम को मैं नीचे वाले में बना रहा हूं। अब की बार मैं इस एनर्जी सोर्स को उठा के दूसरे लूप में लगा रहा हूं। ये लो लगा दिया, ये वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, ये R1 ये R1 ये R3 और ये क्या हो गया दोस्तों R2। ठीक है, तो देखो ये लूप है, लूप 1 और ये क्या है लूप 2।
रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि जब मैंने पहले लूप में वोल्टेज सोर्स लगाया और इस पहले लूप के वोल्टेज सोर्स के कारण दूसरे लूप में प्रवाहित धारा है, उसका मान क्या है, आई है। समझ गए बात को? पहले लूप में वोल्टेज सोर्स लगाने से दूसरे लूप में प्रवाहित धारा क्या है, आई है। और जब मैंने दूसरे लूप में वोल्टेज सोर्स लगाया तब पहले लूप में प्रवाहित धारा क्या है, आई डैश है या आई प्राइम है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है, आई बराबर क्या होगा दोस्तों, आई डैश होगा। आई बराबर क्या होगा, आई डैश होगा। आई बराबर क्या होगा, आई डैश होगा। स्टेटमेंट यही है कि आपने एक लूप में वोल्टेज सोर्स लगाया जिसके कारण प्रवाहित धारा दूसरे लूप में आई है, और उसी वोल्टेज सोर्स को दूसरे लूप में लगा दो तो उसके कारण प्रथम लूप में प्रवाहित धारा क्या है, आई डैश है। तो आई तथा आई डैश का मान क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम का समझ में आ गई। ये ई भी हो सकता है, एनर्जी सोर्स है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि किसी नेटवर्क में, किसी जाल या द्विटर्मिनल नेटवर्क में एक लूप में आपने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, करंट सोर्स लगा दिया, जिसके कारण दूसरे लूप में प्रवाहित धारा का मान क्या है, आई है। तो इसी वोल्टेज सोर्स को दूसरे लूप में लगा दें तो उसके कारण भी पहले लूप में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा दोस्तों, आई ही होगा। यानी ये दोनों बराबर होंगे। आई बराबर क्या होगा, आई डैश होगा। यानी आप आई प्राइम नहीं लिखना चाहो तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, आई। यानी ये आई है वो इस आई के बराबर होगा। यही क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। यही क्या है दोस्तों, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। समझ में आ गई बात। बस इसके स्टेटमेंट को आप लोग याद रखोगे और इसमें यह याद रखोगे कि बाइलेटरल इंपीडेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है मान लो, तो स्टेटमेंट आपको याद है और सर्किट थ्योरम, सर्किट आपको सोल्व करना मैंने सिखाई दिया पहले 2 वीडियो में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नोडल लगा लेंगे, सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नोड एनालिसिस लगा देंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, ठीक है। लूप, किरचॉफ का लूप नियम लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गए। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या है, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, वो भी बहुत सिंपल है। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये क्या कहता है कि कोई सर्किट आपके पास में है और उस सर्किट का रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस यदि बराबर है तो स्रोत से लोड को शक्ति का जो ट्रांसफर होगा वो अधिकतम होगा। यही कहता है। क्या कहता है, स्टेटमेंट देखिए, मैं लिख देता हूं। जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा, जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर बराबर। अब देखो ये रियल यदि है, जैसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनकी प्रतिबाधाएं तो रियल ही होती हैं, तब तो होंगे बराबर। और अपने लिए क्या लगे हुए हैं, जैसे कैपेसिटर लगे हुए हैं तो कैपेसिटर की प्रतिबाधा क्या, एक्स इक्वल्स टू 1/j ओमेगा सी होती है। एक्स एल इक्वल्स टू क्या होता है, आईटा ओमेगा एल या जे ओमेगा एल। तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा बराबर होती हैं, कब, जब ये रियल है। और दोस्तों जब ये लगे हुए हैं तो अपन क्या कहेंगे, परस्पर संयुग्मी। तब अपन क्या कह देंगे, परस्पर संयुग्मी होते हैं, ठीक है। और यहां लिख दो वास्तविक में बराबर। जब ये क्वांटिटी क्या होती है वास्तविक में, तब ये क्या होती है, बराबर। संयुग्मी होते हैं तो स्रोत से लोड को संचरित शक्ति का मान
मान अधिकतम होता है। ठीक है, जैसे कैसे, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये वोल्टेज है V, ये Z1, ये Z2, ठीक है भाई, और ये लोड रेजिस्टेंस अपन मान लें। सपोज ये R1 है, ये R2, ये R2, ये R3, या Z1, Z2, Z3, ठीक है, और ये क्या है, V है। और यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, ये A टर्मिनल और ये B टर्मिनल, और यहाँ अपन ने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL या ZL, जो भी आपकी इच्छा हो, मानना चाहो मान सकते हो। तो दोस्तों इसमें स्रोत का रेजिस्टेंस कहाँ तक है, मैंने आपको बताया कि जब पीछे की वीडियो में डिस्कस किया था कि जब पंखा अपना चल रहा है तो पंखा तो क्या लोड है, तो पंखे तक, स्रोत से पंखे तक के जितने भी वायर हैं और स्रोत का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस स्रोत रेजिस्टेंस में काउंट होंगे। यानी यहां से यहां तक, यहां से कहां तक, यहां तक, ये क्या है दोस्तों, यदि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, इसको इसके इंटरनल इंपीडेंस से अपन रिप्लेस कर दें, तो इन सब रेजिस्टेंसों का, सब इंपीडेंसों का इक्विवेलेंट अपन ने मान लिया कि वो क्या है, ZS है, स्रोत का ZS का मतलब स्रोत का इंपीडेंस, और वो किसके इक्विवेलेंट हो जाए दोस्तों, ZL के बराबर यदि होता है, रियल है तो ZS के बराबर हो जाएगा, यदि रियल है तो। आप हमेशा याद रखोगे, यदि रियल है तो तब क्या हो जाएगी, देन लोड को अधिकतम शक्ति मिलेगी, लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। और यदि यही इंपीडेंस क्या आ जाए अपने लिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ इंपीडेंस, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इफ इंपीडेंस इज कॉम्प्लेक्स का मतलब चाहे तो इंडक्टर आ जाए, चाहे अपने पास में क्या आ जाए, कैपेसिटर आ जाए, तो ZS बराबर क्या होगा, ZS बराबर क्या होगा, R इक्विवेलेंट प्लस, इसमें मान लेते हैं अपन कोई क्वांटिटी आइटा X इक्विवेलेंट। X इक्विवेलेंट का मतलब या तो प्रेरणिक प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात, क्योंकि अपने पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो ही डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनकी इंपीडेंस है वो कॉम्प्लेक्स में आती है, एक तो इंडक्टर और एक क्या, कैपेसिटर। तो ZL बराबर क्या होगा, अब ये इतना दे दिया, तो ZL को अधिकतम ट्रांसफर के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ZL को क्या होना पड़ेगा, ZL बराबर क्या होगा, ZS का स्टार होगा संयुग्मी, और ZL बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, R इक्विवेलेंट माइनस आइटा X इक्विवेलेंट। तभी क्या होगा, लोड से, स्रोत से लोड को अधिकतम शक्ति क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ठीक है, और उस शक्ति का मान क्या हो जाएगा, लोड को संचरित अधिकतम शक्ति, लोड को संचरित अधिकतम शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, PL मैक्सिमम, ठीक है, इक्विवेलेंट, यानी ये V है या E है तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, और ये दोनों बराबर हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे भाई। इसको अपन क्या मान लेते हैं, R, और ये प्लस R, तो 2R, दो दूनी क्या हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4RL। ये आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल इस पे अपन कर लेते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे, जिससे आपको भी क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है, लोड को स्थानांतरित शक्ति है, क्या है, स्रोत से लोड को स्थानांतरित शक्ति है दोस्तों, क्या है, स्रोत से लोड को स्थानांतरित शक्ति, लोड को संचरित अधिकतम शक्ति का फॉर्मूला ये PL मैक्सिमम इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 4RL, इसको आप रट लोगे। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का। क्या है न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल है कि आपके पास में कोई स्रोत दे रखा है, ये लो E इक्विवेलेंट, ठीक है, और इसकी इंपीडेंस कितनी दे रखी है, Z इक्विवेलेंट, और Z इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लिख रखा अगले ने R इक्विवेलेंट प्लस J X इक्विवेलेंट, और ZL का ZL ये दे रखा है, और अगले ने पूछा है कि ZL कितना होगा और ट्रांसफर शक्ति पावर कितना होगा। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, यूजी की CBH की बुक का है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से
जेड इक्विलेंट इतना दे रखा है, तो जेड एल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड एल बराबर हो जाएगा जेड इक्विलेंट का संयुग्मी कॉम्प्लेक्स, और ये क्या हो जाएगा आर इक्विलेंट माइनस जे एक्स इक्विलेंट हो गया। तो कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध की अपन बात करें यहां से, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। अब तो जेड एल बराबर क्या हो गया आर इक्विलेंट माइनस जे एक्स इक्विलेंट, दोनों जुड़ेंगे सीरीज में है, तो जुड़ेंगे तो जो कट जाएगा वो कट जाएगा, यानी आर इक्विलेंट प्लस जे एक्स इक्विलेंट प्लस आर इक्विलेंट माइनस जे एक्स इक्विलेंट, कट गए तो क्या हो गया दोस्तों 2R इक्विलेंट आ गया। ठीक है, अब I बराबर क्या है, अब इसमें फ्लो होने वाली करंट I, तो I बराबर क्या होता है V अपॉन आर, E इक्विलेंट अपॉन 2R EQ। ठीक है भाई, यह हो गया I। तो P बराबर क्या होता है, इंप्लाइज P इक्वल्स टू क्या होता है I स्क्वायर RL, लोड पर स्थानांतरित शक्ति और पूरे इस स्रोत से, तो कितनी हो जाएगी 2R इक्विलेंट, और इसको सॉल्व करेंगे तो EQ स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4R इक्विलेंट स्क्वायर और इंटू 2R इक्विलेंट। ठीक है, एक 2 से 2 कट गया, तो क्या होगा E इक्विलेंट का स्क्वायर बटे 2R इक्विलेंट। तो ये तो कितनी है, ये आ गई, और मैक्सिमम कितनी मिल रही है, यानी इसका 1/2, 1/2 ही तो है ये, तभी तो 1/4 होगी। ज्यादा कौन सी है इसमें दोस्तों, ये ज्यादा है, ये आधी है, और इस आधी से भी आधी क्या है, ये है। तो यानी स्रोत तो इतनी उत्पन्न कर रहा है, और लोड को कितनी मिल रही है उसमें, इतनी मिल रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो मैक्सिमम पावर लोड को ट्रांसफर हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 50% हो सकती है। कितनी, 50% ट्रांसफर टू द लोड। समझ में आ गई बात, गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी इसको। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन इस पे बेस्ड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए आपकी बुक का ही है, बहुत इजी है, आसान। क्या दे रखा अपन को, जेड इक्विलेंट इक्वल्स टू अपन को दे रखा है 1.5 प्लस J1 ओम। ठीक है भाई, और यहां पर ये जेड एल दे रखा है अगले ने। ई इक्विलेंट इक्वल्स टू अपन को दे रखा है 20, और आपको पूछा क्या है, जेड एल पूछा है और पावर पूछी है, जेड एल पूछी और दोस्तों क्या पूछा है, पावर पूछा है। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए अपन जानते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए अपन जानते हैं क्या भाई, कि जेड एल का मान जेड इक्विलेंट के संयुग्मी के बराबर होगा। यदि कॉम्प्लेक्स है तो संयुग्मी के बराबर होगा, रियल है तो बराबर होगा भाई, सीधी सी बात ये है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, जेड एल ये हो गया, तो जेड एल बराबर इसका कॉम्प्लेक्स बीच में माइनस आ जाएगा, तो जेड एल बराबर क्या हो गया 1.5 माइनस J1 हो गया भाई। तो इसका जेड एल का आंसर कितना आ गया 1.5 माइनस J ओम आ गया आंसर। पी मैक्सिमम कितनी ट्रांसफर हो सकती है, तो अभी अपन ने निकाला था E इक्विलेंट स्क्वायर, मैंने कहा था फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बटे 4RL। RL का मतलब क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस कितना है 1.5, बाकी तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है भाई। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में पावर का ट्रांसफर क्या होगा पता ही नहीं है, वो खुद ही कॉम्प्लेक्स है। तो E इक्विलेंट स्क्वायर अपॉन 4RL, तो E इक्विलेंट कितना है 20 गुणा 20 बटे 4 गुणा 1.5, तो कितना गया 400 बटे 15 चौका 60, पॉइंट खत्म हो गया। तो 400 बटे कितना आ गया 6 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 66.7 वाट आ जाएगा, 66.7 क्या आ जाएगा वाट, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। नेक्स्ट एक सर्किट का क्वेश्चन अपन और करते हैं। समझ में आ गई बात। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये आपकी सीबीएच की ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक है दोस्तों उसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और सीबीएच की बुक के एग्जाम्पल आपको छोड़ने नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस करिएगा, ठीक है। बिठा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन और,
क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है सर्किट सोल्व करना अपन को किरचॉफ के नियम लगाकर। पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सारी बैटरी लगा रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर कोई रेजिस्टेंस, फिर कोई बैटरी, फिर कोई रेजिस्टेंस, फिर कोई बैटरी, फिर कोई रेजिस्टेंस। एकदम कॉम्प्लेक्स बना दिया अपन ने। ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ये दोस्तों 20 वोल्ट और ये 4 ओम। अपन को क्या करना, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, या ए और बी दे देता है अपन को और कहता है कि भाई ये करो। ठीक है, तो अपन को क्या दिख रहा है, एक लूप दिख रहा है, सबको ही दिख रहा है लूप, और लूप में अपन करंट मान लेते हैं ऐसे। तो सबसे पहले जब अपन लूप रूल लगाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, अज्यूम करंट, लूप एनालिसिस। अपन क्या कर रहे हैं, लूप या मैश एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि अज्यूम द करंट इन द लूप, ये अपन ने मान ली आई, कि अपन ने ऐसे करंट मान ली आई। ठीक है, पहला पॉइंट अज्यूम द करंट इन द लूप। जब अपन मैश रूल लगा रहे हैं तो अपन करंट किस में मेजर कर रहे हैं, लूप में मेजर कर रहे हैं। और जब अपन नोडल रूल लगाते हैं, जंक्शन रूल लगाते हैं, तब वहां करंट किस में मेजर करते हैं दोस्तों, ब्रांच में मेजर करते हैं। ये क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट है कि पोलरिटी अपन को डिसाइड करनी है। तो बैटरियों में तो कोई जरूरत नहीं है, पोलरिटी डिसाइड, पोलरिटी डिसाइड। पोलरिटी देखिए माइनस प्लस, बैटरियों में तो है ही नहीं कोई लफड़ा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये बैटरियों में कर दी। और रेजिस्टेंस में अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे मान लो ये करंट अपन ने ऐसे मानी है ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, जैसे ये इधर जा रही है करंट तो ये प्लस ये माइनस, फिर करंट नीचे आ रही है तो ये प्लस ये माइनस, फिर करंट इधर आ रही है तो ये प्लस और ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस अपन ने मान लिया। और अब अपन क्या लगा देंगे, अप्लाई, तीसरा अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अप्लाई कर देते हैं, देखिए अप्लाई कर रहे हूँ यहाँ पे, माइनस यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अपन, यहाँ से चल के ऐसे 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 चल के ऐसे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चले तो अपन नियम क्या है, साइन कन्वेंशन अपन ने क्या लिया था कि जब आप चल रहे हो और पहले जो टर्मिनल आए उस वोल्टेज को वो ही साइन के साथ में लिखना है। तो चले तो पहले माइनस, तो माइनस का 5, फिर इधर चले तो पहले प्लस का आया तो प्लस का 10, फिर देखो 4 ओम है, 4 ओम में से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। पहले प्लस का निशान है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, +4I हो गया। फिर यहाँ चले तो आगे क्या गया, पहले माइनस का आया तो माइनस का 6, फिर नीचे इधर नीचे चले तो पहले +I करंट फ्लो हो रही है तो क्या हो गया दोस्तों, +2I। फिर इधर आए तो माइनस का 20, माइनस का 20 आया, पहले माइनस आया तो माइनस का 20, फिर इधर आया तो क्या हो गया भाई, प्लस का निशान आया तो प्लस का 4I, और फिर क्या है, बराबर 0। क्या हो गया, बराबर 0 हो गया। इसको अपन सोल्व कर लें तो आई देखो 4I, 4 2 8 और तो क्या हो गया 10I। फिर देखो माइनस का 20, माइनस का 6, माइनस का 26 और 26 से माइनस का 5, माइनस का 31 प्लस का 10, तो ये क्या बचता है -21 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो I बराबर क्या हो गया दोस्तों, इंप्लाइज दैट I बराबर 21/10 बराबर 2.1 एम्पियर। क्या आ गया, 2.1 एम्पियर आ गया। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम इज, ओम का नियम लगा दो, V = IR। IR कितना है, I कितना 2.1, R कितना 2, तो कितना हो गया 4.2। क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, सॉरी 4.2 वोल्ट इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अपन को बहुत सारी क्वेश्चन और भी अपन करेंगे दोस्तों। सारी थ्योरम अपन ने सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, रेसिप्रोसिटी और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अपन ने डिस्कस कर लिया है। इनके न्यूमेरिकल आप लोग भी करेंगे
और कोई ये दिन नहीं आए तो उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स। और चैनल को दोस्तों, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो चैनल को आप अपने करीबी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से यदि आपने अच्छे से ये लेक्चर ले लिए हैं, चारों के चारों लेक्चर ले लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किरचॉफ के नियम और जितनी भी सर्किट थ्योरम्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।